हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर 2019 का सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने वो सभी क्वेश्चंस बच्चों देख लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो नंबर 1 अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियो नंबर 1 से लेकर जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक प्रोवाइड की हैं, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़े हुए हैं। ठीक है, जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने अनसॉल्व्ड पेपर की प्रोवाइड आपको की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोस सीरियल वाइज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सीरियल से बच्चों जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो बीच में से मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। सिर्फ 2 सेट तक आप टिके रहिए ढंग से और फॉर्मूले पर डे याद कीजिए। बच्चों थोड़ा सा टाइम की कमी थी, मैं आउट ऑफ सिटी था कुछ दिन, तो वीडियो मैं डेली दोनों टाइम प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है तो नहीं प्रोवाइड हो पाती है, अदरवाइज दोनों टाइम वीडियो प्रोवाइड होंगी आपको। ठीक है, काफ़ी बच्चे फॉर्मूलों के लिए कह रहे हैं, देखिए बच्चों टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं दूंगा फॉर्मूले की वीडियो अभी कुछ ही एक दो दिन में। वीडियो जो है मैं देने वाला हूँ आपको, चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूलों की वीडियोज़ में आपको देने वाला हूँ। जिन चैप्टर्स में फॉर्मूले हैं उनकी दूंगा, जिनमें नहीं है उनकी मैं नहीं भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनमें फॉर्मूले है ही नहीं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे आपका हो गया, आप भी हो गया, सारणिक हो गया, इसमें कुछ फॉर्मूले खास नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले नहीं है, रूल्स याद है, तो वो आपको मैंने एक्सरसाइज में लिखा दिया, आप वहाँ से याद करेंगे। ठीक है, और जैसे एक आपका है जो है चैप्टर नंबर 8 अवकल समीकरण, ठीक है, नहीं समाकलन के अनुप्रयोग, उसमें कोई खास फॉर्मूले नहीं है। तो ऐसे चैप्टर जिनमें फॉर्मूले नहीं है उनकी वीडियो हो सकता है मैं ना दूं, बट जिनमें है मैं उनकी वीडियो आपको जरूर देने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम सेट करने वाले हैं, सेट स्टार्ट करने वाले हैं जो है 2019 का सेट 1, उसके जो क्वेश्चंस रह गए उन्हें हम आज कराएंगे। सबसे पहले बच्चों एक हम अभी क्लास 12th का बच्चों 2022 के लिए और 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 4 से 5 दिन शेष बचे हैं बच्चों। जिन लोगों को नया जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी जो इस साल 9 से 10th में और 11 से 12th में आने वाले हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन कराना है यानी आपको बैच ज्वाइन करना है, तो 1 अप्रैल तक बच्चों मैंने भारी ऑफर रखा है, 10% डिस्काउंट, यानी 400 रुपये पूरे साल की फीस है 12th के लिए। ठीक है, जिसमें पूरा आपको मैथ पढ़ाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे PDF की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और मैथ का पूरा सॉल्यूशन के नोट्स, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए बच्चों क्लास 12th की पूरे साल की 400 रुपये फीस हमने रखी है, और अगर आप 1 अप्रैल तक ज्वाइन कर लेंगे तो उसकी आपको 10% डिस्काउंट यानी 360 रुपये ही जमा करनी पड़ेगी पूरे साल की फीस। उसके बाद आपको 1 भी रुपया नहीं पे करना है। इसी प्रकार क्लास 10th में हमने 300 रुपये फीस रखी है पूरे साल की, 10% डिस्काउंट है बच्चों, तो 270 रुपये तुम्हें पे करनी पड़ेगी 1 अप्रैल तक। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, 1 अप्रैल के बाद में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है फीस इससे ज़्यादा पे करनी पड़े। जितने स्टूडेंट्स हैं आपके कॉन्टैक्ट में प्लीज़ सबको बताइए और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, 1 अप्रैल से बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ओके बच्चों, चलिए तो अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर बच्चों 8923, इस पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। 8923824554। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, या 8279441378। इन दोनों पर आप व्हाट्सएप पर भी हमें टेक्स्ट मैसेज करके बात पूछ सकते हैं, या कॉलिंग के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे वो आपको हमने कराए थे 6 खंड आपका चल रहा था, 5-5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें हमने 6 के घा तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है बच्चों, आज 6 का घा चलेगा, 6 का घा प्रश्न। ठीक है, 6 का घा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसको आज हम चलाने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 से है। कहाँ से है? चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, वहां से ये क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है बच्चों कि यस, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी घन है एक और उसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है, किस दर से? 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो यहां लिख लेते हैं बच्चों, दिया है, क्या दिया है? घन के आयतन में परिवर्तन,
में परिवर्तन हमें दे रखा है। कितना दे, आयतन में परिवर्तन को लिखेंगे हम dv ओवर dt, ये हमें दिया है। कितना दिया है प्यारे? 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, घन के आयतन में परिवर्तन, आयतन को लिखते हैं v से, और समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए t आ रहा है नीचे, तो dv ओवर dt हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और इसकी जो कोर है, घन की जो कोर है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घन की जो भुजा है, घन की कोर, और कोर को बच्चों हम भुजा भी बोलते हैं, साइड, भुजा की लंबाई हमें दे रखी है। तो भुजा की लंबाई को हम मान लेते हैं a बराबर हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? यानी ये घन है, ये क्या है? एक घन है। ऐसा होता है बच्चों घन, ऐसा घन होता है बच्चों, ये घन है। और इसकी जो भुजा है वो हमने मानी है a, जो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये घन है, इसके आयतन बढ़ रहा है बच्चों। इसका क्या बढ़ रहा है? आयतन। जो इसके अंदर खाली जगह है वो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जब इसका आयतन बढ़ेगा तो जगह भी बढ़ेगी, जगह ज़्यादा घेरेगा। ये भाई इस समय इतनी जगह में रखा हुआ है, इसमें इतना आयतन है, और जैसे ही इसकी जो है, इसका जो आयतन बढ़ेगा तो ये भी बड़ा होगा, इसकी भुजाएं बढ़ेंगी, तो फिर ये जगह ज़्यादा घेरेगा। तो उसकी जगह में कितनी वृद्धि होगी या किस दर से उसकी जगह में वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो हमसे पूछा क्या है? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हमसे पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ले लेते हैं बच्चों, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा बच्चों आपका डी, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है इसका वो होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। तो हमें निकालना है कुल मिला के dA ओवर dt निकालना है, dA ओवर dt निकालना है। क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा तो dA बटे dt ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमें दिया है ना वो लिख लीजिए, क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। फिर एक बार समझ लीजिए, एक घन है, घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, मतलब आयतन जो है वो बढ़ रहा है उसका, तो जाहिर सी बात है जब आयतन बढ़ेगा तो वो जगह भी ज़्यादा घेरेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, आयतन अगर इस दर से बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा ये बताओ, यदि उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला लगाओ प्यारे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? v बराबर AQ, भुजा Q, यही तो होता है घन का आयतन। अब इसमें क्या करो, t के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए, तो dv ओवर dt इज इक्वल टू, t के सापेक्ष करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 3a²। ठीक है, AQ का क्या होगा? 3a², और अगेन करेंगे फिर किसका? AQ का, तो क्या हो जाए? A का। भाई हमने A को अपने मन में क्या मान लिया? T मान लिया, तो T की पावर n, तो nx की पावर n, T की पावर n-1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पर A है, हमने क्या माना है? A माना है। तो जब A की पावर 3 का अवकलन करेंगे T के सापेक्ष, तो पावर ये आगे गिरेगी, n x की पावर n-1, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। और फिर इसको हम दोबारा करेंगे A का किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? dA ओवर dt। ठीक है, यहाँ पर हम T के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमें ये पता है यहाँ पर ये कितना है, हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और ये 3 इंटू A की वैल्यू पता है हमें। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर, और इंटू यहाँ से dA ओवर dt आ जाएगा, यानी उसकी भुजा में परिवर्तन आ जाएगा। तो सॉल्व करें भाई इसको, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और ये बचा 10 का वर्ग 100, तो ये हो जाएगा 3 बटे, और इधर आ जाएगा 10 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
डी ए ओवर डी टी, यानी घन की भुजा में परिवर्तन आ गया भाई। उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा था, तो अब हमने क्या किया, उसकी भुजा में परिवर्तन निकाल लिया। जब उसका आयतन बढ़ रहा है तो उसकी भुजा कैसे बढ़ेगी, भुजा में परिवर्तन आ गया, ए में परिवर्तन आ गया समय के सापेक्ष 3/100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 0.03 भी हम इसको लिख सकते हैं जब 100 से भाग देंगे, 0.03 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में उसकी भुजा जो है 0.03 बढ़ेगी जब उसका आयतन इस दर से बढ़ेगा। तो अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो अब पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है भाई, लिखिए यहाँ पे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर 6a²। ये जो कैपिटल A है ये क्षेत्रफल को बता रहा है और स्मॉल a घन की भुजा को बता रही है, ध्यान रखिएगा। अब इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करो, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA ओवर dt ये तो होगा, और ये हमें निकालना है, बराबर x की पावर n की फॉर्मूले से करेंगे तो ये आगे करेगा 6 दूनी 12a और a का दोबारा करेंगे dA ओवर dt। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये तो हमें निकालना है, 12 a की वैल्यू हमारे पास 10 है और d ओवर dt की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3/100, 3/100 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 12 3 कितना हो गया, 36/10 यानी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यानी dA ओवर dt आ गया आपका 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि अगर उसका आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, ठीक है भाई। ये आपका आंसर है, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा था सिर्फ बच्चों, क्या पूछा था, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और कुछ नहीं पूछा था, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकाल दिया। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को उठा लेंगे बच्चों, समझ में आया ना। यहां पे समय के सापेक्ष कहा है हमसे, टी आ रहा था ना। चलिए अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न है उसे उठा लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। परवलय दे रखी है y² = 4x और नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई। यानी एक परवलय है भाई, यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6 का अणा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखी है परवलय y² = 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पूछा है। तो भाई ये परवलय जो है, इस परवलय का जो है आकृति कैसी होगी, तो ये परवलय जो है राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसकी जो आकृति होगी कुछ इस तरीके से होगी। ये है y² = 4ax। अब इसकी नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, तो भैया परवलय का जो नाभि लंब होता है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 4a। कितनी होती है, 4a। तो मान लीजिए यहां से होके नाभि लंब जा रहा है इसका ये, ठीक है। तो ये नाभि लंब हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई 4a, 2a ऊपर 2a नीचे, तो कुल मिला के 4a लंबाई होती है। तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये हमसे पूछा है, ये एरिया हमसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये तो होती है नाभि लंब जो होता है वो नाभि से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, नाभि से होकर जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी, यहाँ पे नाभि कितनी होगी भाई, इसकी नाभि निकाल लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मानो, यहाँ लिखो समीकरण 1 की तुलना y² = 4ax से करने पर, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए जब हम इसकी तुलना करेंगे तो 4a की वैल्यू भाई यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो यहाँ पे कुछ और मान लो, चलो यहाँ पे मान लो आप कैपिटल A, ठीक है। तो 4a की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a। तो इसकी जो नाभि होती है वो a,0 होती है, तो यहाँ पे a,0 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, पहले ये एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ये इसका नाभिलंब होता है, ये क्या है, नाभिलंब, ठीक है। तो इसको नाम दे दो O, ये A और ये B और ये C और ये D और ये E, हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार, 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 ठीक है। क्या कि हमें निकालना है एरिया, क्या, O A B C D E O, O A B C D E O बराबर, कैसे निकालेंगे, हम सिर्फ ये एरिया निकालना है और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी यानी पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे 2 इंटू एरिया O A B C O, O A B C O, ये एरिया हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके a तक और y dx, कहाँ से, परवलय से, परवलय से। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से a, परवलय से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y बराबर √4ax, यानी √4ax और dx। तो 0 से a, 4 का बाहर 2 आ जाएगा और √a का √a आ जाएगा, यानी 2√a, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और dx। इसका अब आप अपने कर दीजिए, तो 2√a तो बाहर है, x की पावर 1/2 का अवकलन क्या होगा, x की पावर 3/2 और 0 से a लिमिट है, ये 3/2 2 आ जाएगा ऊपर, 2/3 हो जाएगा, यानी 2√a इंटू 2/3, और यहाँ बचा x की पावर 3/2 की पावर 0 से a। सॉल्व करें, 2 दूनी 4, √a, 4√a/3। अपर लिमिट लगाएंगे भाई, a की जगह क्या लगा, x की जगह क्या लगाने वाले, a की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0 है। तो सॉल्व किया तो क्या आया, तो 4/3, ये a की पावर 1/2 रूट का मतलब, और ये इंटू a की पावर 3/2, इधर 0 हो गया। अब इन्हें सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो 4a/3, a की पावर आधा और 3/2 यानी 1.5 कितनी हो गई, 2 हो गई, a² आ जाएगा, इतने आपका वर्ग इकाई, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको ये सवाल करना है। और देखिए 2 और लग रहा था यार, हमने 2 छोड़ दिया ना, क्योंकि 2 भी तो है, तो 2 और चलेगा इनटू में भाई, 2 और चलेगा, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ में आया। एक 2 ये रहा और एक 2 जो है इसके अंदर से निकल के आया, तो यहाँ पे 4 कर लो बस, 4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा अब तुम्हारा 8, कितना, 8 हो जाने वाला है, क्लियर ना। क्योंकि सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8√a/3, ऐसे यहाँ 8/3 और सॉल्व किया तो 8/3, a² वर्ग इकाई। स्टार्टिंग का जो 2 था बच्चों वो भी हमसे बाई मिस्टेक छूट गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों सभी होने वाले हैं, ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बस टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझा करो, ठीक है। एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए बच्चों, देखिए ये परवलय हमें दी थी y² = 4x, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है बच्चों, राइट हैंड पैराबोला है, और इसकी जो नाभि से होके जो नाभि लंब जा रहा है उससे घिरा हुआ और इस परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा है, तो ये होता है नाभि लंब, और ये परवलय, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये पूछा है। तो इसकी नाभि क्या होती है, a,0, क्या होती है, a,0।
अब 0 से लेके a तक की लिमिट हो गई। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, 2 से गुणा कर दें तो नीचे वाला भी आ जाएगा। वही हमने किया, पूरा एरिया हमें चाहिए तो कि क्या होगा, 2 इंटू एरिया इतने के बराबर होगा। पूरा वाला एरिया 2 इंटू इतने के बराबर होगा। अब 2 तो चल ही रहा है, इसको हमने क्या लिखा, लिमिट 0 से लेके a तक, और y dx कहाँ से, परवलय से। परवलय से y की वैल्यू लगा दी, 0 से ये लिमिट है, 4 का बाहर 2 आ गया, 2 पहले से तो 4 हो गया, और रूट a बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 बचा, इसका अवकलन कर दिया भाई हमने। 4 रूट a तो है ही है, x की पावर 1/2 का 1/2 + 1 1/2 + 1 सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा। ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा 2/3 ऊपर जाके, तो 4 दूनी 8 रूट a/3 हो जाएगा। यानी कि इसको हमने उल्टा कर दिया 2/3 और 4 दूनी 8 रूट a/3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, सॉल्व कर दिया 8/3 a² वर्ग का ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को डायग्राम ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये परवलय वगैरह 11th की चीज़ थी बच्चों, इसके बारे में थोड़ा तुम्हें बताया भी था जब स्टार्ट किया था चैप्टर ये। ठीक है, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है बच्चों प्रोबेबिलिटी से, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें देखो पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी एक व्यक्ति है, अगर हम उससे 4 बार बुलवाएंगे ना तो 3 कोई चीज़ पूछेंगे 4 बार, तो 3 बार तो वो सत्य बताएगा, 1 बार गलत बताएगा। अब वो पहली बार गलत बताता है, दूसरी बार गलत बताता है, तीसरी बार, 4 में से कोई 1 बार गलत बताएगा। अब अच्छा चौथे नंबर पर गलत बताए या पहले पे या बीच में कहीं बताए, हमें ये नहीं पता है, बस इतना पता है 4 में से 3 बार तो वो सत्य बोलता है प्यारे, 1 बार झूठ बोलता है। इसका मतलब यही हो गया, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है। क्या करता है वो, फिर वो पासे उछालता है, पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। यानी एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है और पासा उछालता है। ठीक है, पासा उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या क्या है, 6 है। तो वास्तव में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछिए। तो आ जाइए, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्वेश्चन है आपका ये 6 का 4। ठीक है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता मान लेते हैं यहाँ पे, सत्य बोलने की प्रायिकता, बोलने की प्रायिकता मान लीजिए P हमने ले ली E1। ठीक है, PE1। भाई सत्य बोलने की प्रायिकता को की घटना को हमने E1 से लिखा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, PE1। भाई 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है तो क्या होगी, 3/4 होगी। जितनी बार सत्य बोल रहा है वो ऊपर कितने में से बोल रहा है, 4 में से, तो 4 नीचे, 3/4। तो सत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो गई, PE1 हमने मान ली क्या होगी, 3/4। अच्छा झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, फिर झूठ बोलने की प्रायिकता इसको मान लीजिए आप PE2। तो भाई सत्य बोलने वाली को 1 में से घटा दो, झूठ बोलने की अपने आप आ जाएगी, 1 - 3/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 1/4। ये आ गई आपकी झूठ बोलने की प्रायिकता। अब 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता मान लो, 6 आने की प्रायिकता, तो भाई 6 आने की प्रायिकता को मान लो आप PF1। तो भाई 6 जो होता है पासे पे 6 नंबर होते हैं, और 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 में से कोई 1 बार 6 आएगा, तो 1 और टोटल नीचे 6, तो 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6। अच्छा 6 न आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी PF2 मान लो, तो 1 - 6 आने वाली को 1 में से घटा दो, ना आने की मिल जाएगी 1/6, यानी कि 5/6। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताइए। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 E1 मान लिया, तो PE1 बराबर 3/4। झूठ बोलने की, इसे 1 में से घटा दो, झूठ बोलने की आ जाएगी 6 आने की प्रायिकता 1/6, 6 ना आने की 1 में से घटा दो 5/6। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है वो, अब आप ये बताइए वास्तव में कुल, पहले बताओ कुल 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, कुल 6 आने की प्रायिकता, कुल 6 आने की प्रायिकता,
कुल 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई? तो कुल 6 आने की या तो ये हो सकता है कि वो पहली बार मान लीजिए हमने फेंका और 6 आ जाए, तो 6 कब आएगा भाई? 6 कब आएगा मुझे ये बताइए। 6 जब आएगा जब वो सत्य बोलेगा, जब उसने बोलता है, उसने कहा है साफ साफ क्वेश्चन में, देखिए फिर पढ़ लीजिए एक बार, कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, पासा उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। भाई अगर मान लीजिए उसने सत्य बोला, 6 आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उसने सत्य बोला हो, और सत्य बोला तो 6 आएगा, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, और 6 कब आएगा? जब वो सत्य बोलेगा। भाई वो हमने कहा वो 6 आने की प्रायिकता बता रहा है, तो मान लीजिए 6 कब आएगा? जब वो सत्य बोलेगा, सत्य बोलेगा तभी तो 6 आएगा, तो 6 आएगा, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, और सत्य बोलेगा, सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? सत्य बोलने की प्रायिकता है 3/4। या ऐसा भी तो हो सकता है वो झूठ बोल दे, तो फिर 6 नहीं आएगा। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है फिर? 6 नहीं आने की प्रायिकता है आपकी 5/6, और 6 कब नहीं आएगा? जब वो झूठ बोलेगा, तो झूठ बोलने की प्रायिकता 1/4। तो सॉल्व करें प्यारे इसको, 3 चलो छोड़ो, काट पीट मत करो, ऊपर 3 रहने दो, 6 चौक 24, और यह 5 एकम 5, 6 चौक 24। सॉल्व करेंगे तो ऊपर, नीचे तो एलसीएम आ गया 24, तो ऊपर आएगा 5 और 3 8, 8 तिया 24, 1/3। ठीक है, ये कुल 6 आने की प्रायिकता है। ठीक है, सिर्फ 6 आने की प्रायिकता। अब क्या पूछा उसने हमसे? इसमें हमसे पूछ रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 हो। तो वास्तव में 6 आने की प्रायिकता, वास्तव में 6 आने की प्रायिकता, तो भाई 6 कब आएगा? मान लीजिए 6 आ गया तो 1/6, और 6 कब आएगा? जब सत्य बोलेगा। सत्य बोलने की क्या है? 3/4, यानी कि 3 दूनी 6, 1/8। ठीक है, वास्तव में 6 आने की प्रायिकता। अब 6 आने की प्रायिकता जब वह सत्य बोले, तो क्या होगा? कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। तो भाई कुल परिणाम कितने हैं? उसकी प्रायिकता 1/6, अनुकूल परिणाम वास्तव में 6 आने की प्रायिकता 1/8, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली आ जाएगा आपका 3/8 आंसर। ठीक है, क्लियर ना? पहले सत्य बोलने की, फिर झूठ बोलने की, फिर 6 आने की, फिर 6 ना आने की। अब कुल 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? या तो 6 आएगा तो 1/6, और 6 कब आएगा? जब वो सत्य बोलेगा, तो सत्य बोलने की 3/4, या 6 नहीं आएगा तो 6 नहीं आने की कितनी, और 6 कब नहीं आएगा? जब वो झूठ बोलेगा। तो ये आ गए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम निकाल लिया हमने, 6 आने के अनुकूल परिणाम, तो 6 आने की प्रायिकता, और कब आएगी? जब 3/4 सत्य बोलेगा। तो ये तो 6 आने की प्रायिकता जब वह सत्य बोले, तो कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/8 बटे 1/3, सॉल्व करके आएगा 3/8 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आई होप की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्या कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है।